अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की डिबेट में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। राना मोहम्मद अफजल खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। मुराद सईद साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। मुराद बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद हैं। कयूम सुमरो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और कयूम सिद्दीकी साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तज्जियाकार हैं, वो कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पानामा लीक्स का मामला है, अब ये अपने आम तरीन मोड़ पर है। एक समात तो अदालत के अंदर चल रही है, मगर दूसरी बाहर मीडिया के सामने भी चल रही है। अदालत से बाहर निकलकर एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए बयानात का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। मगर ये बड़ा ही हसास मामला है, क्योंकि वजीर आजम के माली असासों के हवाले से बात हो रही है। और ये मामला अब 4 फ्लैट्स की खरीदारी और इसके लिए आने वाली रकम पर मुर्तकिज हो गया है। अब एक तरफ तो खबर यह है कि इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, जहां पर मुतवक्के तौर पर वो इन फ्लैट्स के साबिका मालिकान से मुलाकातें करेंगे। दूसरी तरफ वजीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि शवाहिद जो है वो झूठ पर मबनी है और इल्जामात जो हैं वो गलत हैं। इससे पहले कि हम इस केस के हवाले से बात करें और इस केस की जो अदालत में समाअत हो रही है उस हवाले से बात करना मकसद नहीं है, क्योंकि वहां पर तो बात नहीं हो सकती, वो इसके खालिस्तन कानूनी पहलू हैं और उसका फैसला जो है वो अदालत ने करना है। मगर इस मामले का जो सियासी पहलू है, जिस तरह से ये केस जो है वो मीडिया के सामने दोनों पार्टियां रख रही हैं, उस पर बात करना जरूर मकसद है। और वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामला सुलझने की बजाय अब उलझ रहा है, और दोनों पार्टियां जो कि ये कहती थी कि उनका केस बड़ा मजबूत है, तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से बड़े दावे करती थी, अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। इस पर आज बात करेंगे। मैं आगाज करूंगा मुराद सईद साहब आपसे। एक तो अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई और अदालत में आज जिस तरह से केस आया, ऐसा लग रहा है कि अब सारे का सारा जो है वो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित करे जो भी इल्जामात लगे थे। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी अदालत के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, तहरीक इंसाफ के पास बहुत सारे शवाहिद है और जो 7 महीने के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, जो चीज़ें हमारे सामने आई वो है। लेकिन दूसरा, जब इन्होंने ओन कर लिया कि अपार्टमेंट्स हमारे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमारे ऊपर तो नहीं है। हम तो वहां पे बिल्कुल अदालत गए हैं, हमने दरवाजा खटखटाया अदालत का, लेकिन चंद सवाल जन्म लेते हैं और जो जिन सवालों के जवाब होने चाहिए, क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि हम सियासी पहलू पे ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया। जी देखिए, 1990 से मुख्तलिफ अखबारों के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू ये सारी चीजें अपार्टमेंट्स का जिक्र आता रहा। फिर उसके बाद जब ये पानामा लीक्स और ICIJ की रिपोर्ट सामने आई तो उससे इनकार नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने इकरार किया कि हाँ हमारे हैं। हालांकि उससे पहले आपको याद होगा कि मुख्तलिफ मौकों पे इन्होंने इनकार किया था कि हमारी न मरियम सफदर का बयान आपके सामने है कि न पाकिस्तान के अंदर हमारा कुछ है, न पाकिस्तान के बाहर हमारा कुछ है। चौधरी निसार ने क्या कहा कि 20 साल पहले या 18 साल पहले किस्तों पे या कर्ज पे इन अपार्टमेंट्स को लिया गया था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी और फिर उसके बाद उन्होंने जो कौम से खिताब करते हुए कहा है, जो बाहर उनके बयानात है उसमें भी मुकम्मल तौर पे तजादात है। फिर हुसैन नवाज, हसन नवाज, कुलसूम नवाज, आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना मटेरियल है, इतना मवाद है, और अगर आप इन अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री भी उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1990s की कहानी है। अभी तक ये खबरें क्यों आ रही थी कि तहरीक इंसाफ वकील बदल रही है, उन्हें लग रहा है कि केस कमजोर है? अभी मैं कयूम साहब की भी रिपोर्ट देख रहा था जो आज अदालत के अंदर कार्रवाई हुई और अदालत की कार्रवाई के हवाले से इनकी रिपोर्ट भी मेरी नजरों से गुजरी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है, हमारे वकील बिल्कुल अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनसे बिल्कुल मुतमईन है और ये हमारे पार्टी का ऑफिशियल स्टांस है कि बिल्कुल हम मुतमईन है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें। लेकिन 2 और मजीद सवाल, ये तो 1990s इनके मुख्तलिफ बयानात, आगे जरा जाइए रहमान साहब, ये कतरी शहजादा जो आ गया, अभी तक कहानी जाती थी पाकिस्तान नहीं तो बिल्कुल जद्दा, फिर लंदन, अब हम कतर, फिर वहां पे जा रहे हैं। और जो शहजादा है उसका खुद पानामा लीक्स में जो है उनके खानदान के वो है नाम आ चुका है, और उसके साथ साथ जो उनको मुख्तलिफ ठेके दिए गए, जो कारोबार पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनको जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए गए उसमें वो हिस्सेदार है। तो ये क्या पाकिस्तानी वजीर आज़म इस वक्त बैठा हुआ है? बड़ा वैलिड सवाल है तजादात के हवाले से। राना साहब मैं आऊंगा, मगर कयूम सिद्दीकी साहब से, क्योंकि आज अदालत में जो कार्रवाई मैं चाहता हूं जरा उस पर कमेंट ले लें। कयूम सिद्दीकी साहब, जो रिमार्क्स दिए अदालत ने, अब वो जहरी बात है वो रिमार्क्स हैं, वो कोई फैसला नहीं है,
मगर ऐसा लग रहा है जैसे अदालत दोनों पार्टियों से कुछ खास खुश नजर नहीं आती। और क्या ये बात सही, और ये जो कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां इस मामले को पेचीदा बना रही हैं बजाय इसके कि मामला सुलझे, मामला मजीद उलझ रहा है? देखिए, जाहिर है अदालत के अंदर जब अब क्योंकि उस तरफ एक केस अब शुरू हुआ है, अभी तो ये इब्तदाई सतह के ऊपर है। जाहिर है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उस हवाले से आज अदालत ने उनके केस के आया उनका केस बनता भी है या नहीं बनता, उस हवाले से उनसे सवालात किए हैं, बहुत सारे सवालात किए हैं। और हम ये देखते हैं कि अदालत के अंदर जब कोई वकील होता है तो उसके ऊपर पूछा जाता है कि आपके पास ये है, ये है, ये है। तो लेकिन अभी इसके बाद जब मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर या हुसैन नवाज के वकला की जब बारी आएगी और जो उन्होंने एविडेंस वहाँ पे दाखिल की हुई है, डेफिनेटली उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात अदालत पूछेगी। अच्छा, तो लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर ये वाक़तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम का ये फ़र्ज़ था कि वो गो के अभी तो एडजर्न हुई है और अभी उन्होंने 30 तारीख को भी जो है वो अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो बिल्डअप करने हैं इस हवाले से। लेकिन अमूमन होता यह है कि जो डिफेंस है उसको डिमोलिश किया जाता है। अच्छा। अब दस्तावेजी शवाहिद इनके पास आए हुए हैं और वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर या उनके बच्चों की तरफ से दाखिल किए गए हैं। तो उस डिफेंस को आज को डिमोलिश करने की तरफ मेरा ख्याल में शायद कम रुझान था। अच्छा, आपको कोई खास कोशिश नजर नहीं आई उसके लिए? बिल्कुल जाहिर है वो, क्योंकि ज्यादातर अदालत की तरफ से भी के हवाले से बात की जा रही है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं पर आई एग्री विद देम, ये पॉइंट जो है, ये जो तजादात आ रहे हैं। मैं राना साहब चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, कयूम सिद्दीकी साहब, राना साहब ये जो तजादात की बात आ रही है, अब एक तरफ मैं ये स्लाइड भी बल्कि अपने देखने वालों को दिखाना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म का जो पार्लियामेंट में बयान था और बच्चों के जो अदालत में जवाब आए हैं वो उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। दुबई स्टील मिल 3 करोड़ 33 लाख दिरहम में फरोख्त की गई, ये वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा। बच्चों ने जो अदालत में जवाब दिया उसमें 1 करोड़ 20 लाख था। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि दुबई स्टील मिल से जद्दा स्टील मिल लगाई गई। बच्चों ने कहा कि जो दुबई स्टील मिल से पैसे मिले उससे बिजनेस किया गया कतर की फैमिली के साथ। और फिर जो जद्दा की फैक्ट्री के 64 मिलियन रियाल की बात वज़ीर आज़म ने की, उसका बच्चों ने कोई जवाब नहीं दी। ये तजादात क्यों है? और ये मैंने सिर्फ एक मेंशन किया है, वज़ीर आज़म की तकरीर का और बच्चों के जवाब का, इसके अलावा भी है। देखिए बात ये, आप यहाँ ये भूल जाते हैं कि आप 25 साल पुराने वाक़यात का हिसाब ले रहे हैं और उन 25 साल के वाक़यात का मेरा ख्याल है पाकिस्तान की किसी शख्सियत से आप हिसाब मांगेंगे तो शायद उसके पास होगा भी नहीं और तजादात भी आएंगे। फाइनली स्टेटमेंट वो होती है जो आप अंडर ओथ कोर्ट में लेते हैं। अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एतजाज आसन जैसे सीनियर वकील जो हैं वो कहते हैं कि जी वो टीवी एंकर्स को बुला लें, उनके सामने स्टेटमेंट दी थी, फलाने के बुला लें। स्टेटमेंट पुलिस के पास भी दी हो तो वो काबिल कबूल नहीं होती जब आप उसके लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अगर आप उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल तो फैसला दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अच्छा, वो उसका फैसला होगा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं ये जो तजादात पहले बताए जा रहे हैं इनकी कोई खास अहमियत नहीं है? मैं समझ, देखें अभी मुराद सईद ने बात की कि उनके बेटों ने कहा ये हमारे हैं। हमारे से क्या, उन्होंने ये तो नहीं कहा मेरे हैं। हमारे अगर चचा का है तब भी हमारा है, अगर दादा का है तब भी हमारा है। अब ये तजाद कहाँ से आ गया? मुझे तो तजाद तो हुसैन नवाज ने कहा कि ये मेरी ओनरशिप में है। तो अच्छा नहीं, वो हुसैन नवाज का आ गया, मगर आप ये कह रहे हैं कि जो तजादात कहे जा रहे हैं उनकी कोई खास अहमियत नहीं, मामला सिर्फ वही है जो कोर्ट के सामने जो बयान दिया गया है। सिद्दीकी साहब से एग्री करता हूं कि हमने अपने कार्ड्स टेबल पे लेकर दिए। अच्छा, अब इनका काम है उनको गलत साबित करें। मगर सर इतना बड़ा वो जद्दा स्टील मिल वाला पूरे का पूरा मामला वजीर आजम या उनके बच्चों ने उससे सरफे नजर कर ली, कैसे? मैं समझने से राणा साहब कासिर हूं। अगर उसमें इतने तजादात हैं तो आप देखें, अगर 150 की बात होती राणा साहब तो मैं कहता कि अच्छा चले भूल गया, जेब में रखे थे, नहीं पड़े थे। जैसे जद्दा की फैक्ट्री जो 2005 में 64 मिलियन रियाल में बेची, उसका कोई कहीं पर जिक्र नहीं है। देखिए इट इज पॉसिबल कि 2006 में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो विद इन फैमिली हुई हों। ठीक है, इट इज पॉसिबल। मैं कतरी शहजादे वाली बात पे भी वापस आता हूं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के अंदर जद्दा और दुबई दोनों का जिक्र है, मगर इसमें जद्दा का जिक्र नहीं है। बच्चों जो जवाब सबमिट करा वो सिर्फ दुबई। अच्छा, कयूम सुमरा साहब आपकी इस पर क्या राय है? ये क्या मामला उलझ रहा है, सुलझ रहा है? सर किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान
PMLN के प्राइम मिनिस्टर ने या उसके ख़ानदान ने मुसलसल जो बयानात दिए हैं, और वो आपस के जो है उनके बयानात में देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है, तजाद है, और एक झूठ का जो है शुबा नज़र आता है कि कितने झूठ पे मबनी ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। और ये मुझे इस पे कोई ताजुब नहीं है कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये भी याद है कि जब वो जिद्दा जा रहे थे तो उन्होंने 10 साल का परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मुआहदा किया था, लेकिन इन्होंने कभी नहीं माना। हालांकि वहाँ पे खाना काबा में बैठे थे और उसके अलावा मस्जिद नबवी में बैठ करके ये बातें करते थे कि जी हमने कोई मुआहदा नहीं किया, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं की। 8 साल से तो वो वहाँ पे झूठ बोलते रहे, तो ये झूठ इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और आज एक कतरी शहजादे का जो एक स्टेटमेंट सामने आई, जो लेटर आ गया, जो वो खुद कह रहा है कि जी मेरे भाई ने मुझे ये बताया, वो उसकी अपनी स्टेटमेंट भी नहीं है कि जी वालिदैन के और बड़े इनके जो हमारे उनके आपस में एक ताल्लुकात थे, एक बिजनेस ताल्लुकात थे। तो बहरहाल ये मुसलसल झूठ जो है वो कोर्ट के अंदर भी है, वैसे भी इनकी लाइफ में है, कभी इन्होंने सच बोला नहीं है जिंदगी में। तो ये तो अब अदालतों का काम है कि अदालत किस हद तक तो सर मगर वो तो कहते हैं कि देखिए इससे पहले जो कुछ भी कहा गया हो वो अदालत के सामने अगर कानूनी पहलू देखें तो उसकी कोई उस तरह से अहमियत नहीं है, इससे पहले जो कुछ कहा गया हो। असल तो चीज जो है जो अदालत के सामने जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो देखें, इसलिए तो रहमान भाई ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, और सुप्रीम कोर्ट में केस है और हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला जो भी फैसला होगा वो आइन कानून और तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए अदालतें अपना फैसला देंगी और इनको फैसला कबूल करना होगा। ये तो एक, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे थोड़ा स्टांस मुख्तलिफ है कि हमने 4 मुतालबात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के सामने रखे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये 4 जायज मुतालबात हैं, इस पे आप देखें, अगर नहीं तो फिर 27 दिसंबर के बाद सर उनमें आपने पनामा वाला इशू मुकम्मल स्किप कर दिया है। वो पनामा वाला इशू आपके 4 मुतालबात में तो है ही नहीं है ना? नहीं, नॉट एट ऑल। 4 इश्यूज हैं, पनामा है उसमें, अच्छा। और उसमें वजीर खारजा का इशू है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए कमेटी है, और उसके अलावा सीपे के हवाले से उस पे आते हैं सर, उस पे आते हैं। मगर ये कतरी शहजादे वाला और ये मामला बड़ा अहम है। मुराद भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, मगर राणा साहब ये जरा आपने समझाना है कि एक जुमला में कह दूं, रहमान साहब एक जुमला कह दूं, फिर आप मुराद भाई से जो पूछना। अच्छा जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी सैफुर रहमान ने नवाज शरीफ को और उसकी हुकूमत को डुबाया हुआ था, झूठे केसेस बनाए थे, वो झूठ का माहिर है, और ये जो खत लिखवाया है वो भी झूठ का एक पलंदा है और इसका माजी गवाह है। इसलिए ठीक है, आते हैं जी सैफुर रहमान वाली बात भी पूछते हैं राणा साहब से। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पानामा लीक्स का मामला अदालत में और इसके सियासी पहलू पर हम बात करें कि मामला क्या अब सुलझ रहा है या उलझ गया है, और अगर ये उलझ रहा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। राणा साहब ब्रेक पर जाने से पहले मुराद मैं आपका भी कमेंट लूंगा, मगर पहले इनसे वो कतरी शहजादे वाला आपने सवाल पूछा था, ये पहले क्यों नहीं आया? जब इस हवाले से 3 अप्रैल को जब से इस मामले पर बात हो रही है कतर के साथ बिजनेस का, और सवाल शुरू से इन 4 फ्लैट्स का था, ये तो शुरू से थे, पहले ये कहीं जिक्र क्यों नहीं आया? देखिए हमारा शुरू से रवैया और हमारी अप्रोच ये थी कि ये मामला कोर्ट में जाए, अच्छा, कोर्ट में सेटल हो। जब हमारा केस ये था कि मामला कोर्ट में जाए तो फिर हम अपने ट्रम्प कार्ड सारे क्यों ले करते। अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं ये आपका ट्रम्प कार्ड था? मेरा मतलब हमारी जो मेन फाइटिंग, जो मेन हमारे सोर्सेज थे, मगर इतना लॉकडाउन तक आ गए, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जो इतना शोर फैसला तो अदालत में, आजम को 3 दफा खिताब करना पड़ा, फिर भी ट्रम्प कार्ड संभाल के रखा। फैसला तो अदालत में होना था, हम क्यों अपने सारी फैक्ट्स इनको बताते? सर वजीर आजम ने 3 दफा, इनका काम था हमारे ऊपर मजाक उड़ाना, कंटेनर पे खड़े होकर उसकी फॉल्ट्स फाइंडिंग करनी। अल्टीमेटली कोर्ट में होना था, हमने कोर्ट में अपने केसेस पुट करना था, हमने कर दिया। सोमरो साहब अभी फरमा रहे थे कि 10 साल का एग्रीमेंट करके चले गए। सोमरो साहब भूल गए कि वजीर आजम वापस भी आए थे और उनको किस तरीके से वापस भेजा गया था। ठीक, वो पाकिस्तान वापस कितने दफा उन्होंने कोशिश की आने की। सो पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी की लीडरशिप की, वो अपनी जगह पे है। अब 25 साल का, अब जब जरदारी साहब से हिसाब लेंगे तो वो कहेंगे उस वक्त तो मैं जेल में था, पता नहीं कहाँ था, 25 साल का हिसाब मुझे कोई दे दे पाकिस्तान का। हिसाब ले चुके हैं, 11 साल तो जेल में रखा था आप लोगों ने। वही वो मैं कह रहा हूँ, कौन सा हिसाब रहता है? लेकिन कार्रवाई तो उन दिनों में भी हो रही थी ना। 25 साल का हिसाब आप कैसे देंगे? मैंने कहा 11 साल तो आपने रखा, उसके बाद भी हमने नहीं रखा। आप समझ रहे हैं तो हम हाजिर हैं। तो खुद 11 साल हुकूमत में नहीं रहे। अब मेरा ख्याल है वो मामला जरदारी साहब पे फिर शिफ्ट हो जाएगा, मगर ये कि जो पानामा लीक्स वाला मामला, मुराद ये कहते हैं कि ये तो हमारा ट्रम्प कार्ड था, हम चाहते थे कि मामला अदालत में जाए, और जब अदालत में जाएगा तब हम ये चीजें आपके सामने रखें। डू यू एग्री? क्या ये कोई पीटीआई के लिए ट्रैप था जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो फंस गई है?
वो कहते हैं कि तूने मांगा हिसाब अरबों का, वो अरब से ही हिसाब ले आए। अच्छा। देखिए अभी जो राणा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब के स्टेटमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर न फैसले होते हैं और न स्टेटमेंट के ऊपर जाया जाता है। ये किसी पप्पू की हम बात नहीं कर रहे, हम मुल्क की तीसरी मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं कि कितने तजादात हैं उनके बयानात में। हमारा केस भी आप देख लीजिए कि हम गए हैं अदालत तो आर्टिकल 62-63 के तहत गए हैं, उसमें अगर वो झूठ साबित हो जाता है, जो कि सबके सामने पूरे कौम के सामने आ चुका है उनका झूठ, अगर ये साबित हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर तो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन फिर वो सियासी पहलू के ऊपर मैं आता हूं, इसे मैं 3-4 सवाल करता हूं। मैंने अभी सवाल क्या चौधरी निसार ठीक कह रहे थे, हुसैन नवाज ठीक कह रहा था, मरियम नवाज ठीक कह रही थी, सदीक अल फारूक और ज़हीम कादरी ने तो हद कर दी 1960 का जिक्र कर दिया। एक जवाब है कि वज़ीर आज़म का तो पनामा में नाम ही नहीं है। अच्छा मैं उसकी तरफ भी आता हूं। इन्होंने ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये भी लग रहा है कि जैसे वज़ीर आज़म इस सारे मामले से माइनस हो गए। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ये तो इनकी कामयाबी होगी अगर ऐसा 2 मिनट दीजिए। एक आपने कहा कतर का, अब जब कतर के शहजादे का खत आया तो उसके साथ आप देख लीजिए कि हुसैन नवाज ने एक टीवी प्रोग्राम में ये भी कहा कि न कतर से न सऊदी से उन्होंने ये सारी बात मान ली कि किसी से हमने पैसा नहीं लिया। ये उनके इंटरव्यू के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है। हुकूमतों से तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया। बैंक से तो लोन ले सकते हैं। अच्छा मैं 1 मिनट आता हूं। अच्छा अच्छी बात है, ठीक। अच्छा उन्होंने कहा हुकूमतों को माइनस कर दे। चले ठीक है, आप अपना आर्गुमेंट दे पूरा। जी एक तो मैंने उसका जिक्र किया, आपका सवाल मैं भूल गया बाद में। मैं सवाल ये आप जिक्र कर रहे थे कि हुसैन नवाज ने पहले इन चीजों का जिक्र नहीं किया। हाँ। तो कतरी शहजादे के खत के हवाले से मैंने आपसे पूछा नहीं, मैं कतरी शहजादे के हवाले से भी आपने प्राइम मिनिस्टर, अच्छा आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है। हाँ, वो माइनस हो गए, वैसा लग रहा है कि तासुर ये जा रहा है जैसे माइनस हो गए। आईसीआईजे में जब रिपोर्ट आई प्राइम मिनिस्टर का नाम था। आप पहले ये बताएं कि आईसीआईजे में जो अपार्टमेंट्स का या जो ऑफशोर कंपनीज का जिक्र किया गया था, इससे इन्होंने इनकार किया? नहीं, इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इन खादिमों के हैं। आपको याद है। नंबर 2, क्या जो दूसरे ममालिक के अंदर प्राइम मिनिस्टर रुखसत हो गए वो बेवकूफ थे कि वो रुखसत हो गए? वो इतने इंतजार होता है पाकिस्तान के अंदर तो अलमिया ये कि आपके इदारे काम नहीं कर रहे थे। नेब, FIA, PR ये सारे खामोश थे, वो काम नहीं कर रहे। तीसरी बात, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से इश्तिहार छपवाए थे। उन इश्तिहारात में क्या था कि आईसीआईजे ने माफी मांग ली, याद है आपको कि प्राइम मिनिस्टर का नाम तो था ही नहीं। तो फिर आईसीआईजे के डायरेक्टर ने, जो पाकिस्तानी एंकर थे, आप लोगों ने उनको प्रोग्रामों में लिया, उसने जो ईमेल है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसने कहा कि बिल्कुल मौजूद है, अपने बच्चों की निस्बत से उनका नाम मौजूद है डेटा के अंदर। तो ये मैं नहीं कह रहा, उस रिपोर्ट को इन्होंने चैलेंज किया। फिर तीसरी बात, अब ये मरियम सफदर को निकाल रहे हैं, तो क्या जब इन्होंने ईमेल आईसीआईजे को की थी उसमें मरियम सफदर का इन्होंने जिक्र किया था? नहीं किया था, क्योंकि वो बेनिफिशियल ओनर है। राइट, ठीक है। मैं कयूम सिद्दीकी साहब, मेरा ख्याल है मुराद रेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर अभी भी कहीं ना कहीं पर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर अभी भी मामला उनसे जुड़ा हुआ है या वो अभी अलग हो गया? और दूसरी जो चीज जो तजादात के हवाले से बात हो रही थी कि क्या कोर्ट के अंदर साबित करना, ये जो तमाम की तमाम चीजें अखबारी तराशे, इन्होंने कहा सदीकुल फारूक, चौधरी निसार, मरियम नवाज, इनके इंटरव्यूज, अखबारी तराश, गार्डियन के आर्टिकल, इनकी अदालत के सामने कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है इस केस के अंदर? मेरा ख्याल है कि किसी मरहले के ऊपर ये बातें बिल्कुल जो है वो आएंगी और इसमें वो होगा। ऑल्दो के कल जो है जस्टिस अजमत सी शेख ने जो रिमार्क्स दिए थे 2 दिन पहले वाली इसमें कि अल्लाह रखा और अल्लाह देता अगर कत्ल कर देता है और अखबार में खबर आ जाती तो महज सिर्फ इस खबर की बुनियाद के ऊपर हम किसी को एग्जीक्यूट तो नहीं किया जा सकता। ठीक, और ये डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो एविडेंस का, अखबारात के अंदर भी आए हैं, ठीक है, वो कुछ सपोर्टिंग एविडेंस किसी लिहाज से जरूर हो सकती है। अच्छा। लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको की एविडेंस के तौर के ऊपर नहीं लिया जा सकता। अब ये इनका काम है कि ये उस डिफेंस को डिमोलिश करके और फिर उसको सपोर्ट करें अपनी इस एविडेंस के साथ। ठीक है, मैं कयूम सुमरो साहब आपकी इस पर आया चाहता हूं। अब मियां साहब इस मामले से निकल गए या आपको लग रहा है अभी भी वो इस मामले में हैं? देखिए, मियां साहब के लिए 2 बातें हैं। एक, अदालत में जो भी फैसला होना है वो तो सबके लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन दूसरा मॉरली तौर पे, अखलाकी तौर पे पहली मरतबा मियां साहब कमज़ोर विकेट पे हैं और उसका पूरा ख़ानदान जो है वो ऐसे इल्ज़ामात का सामना कर रहा है जो उन्होंने माजी में अपनी एक शराफत की जो नाम निहाद वो एक बनाया हुआ था, एक जो उन्होंने पहना हुआ था चोगा कि जी हमारी तो शराफत है, हम 1 रुपए के करप्शन के वो नहीं है, वो सारा भरम उनका टूट गया। वो जो एक बनी हुई थी एक इमारत, वो इमारत जो है गिर गई है। असल बात ये, अब मियां साहब के लिए मॉरली ग्राउंड रहा नहीं। और मैं इसमें यहाँ एक वजाहत करूँ, रहमान साहब देखें,
जो लीडरशिप होती है उनके जाती ताल्लुकात हों या वो मुल्की मफाद के लिए होते हैं, वो जात से बालातर होते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर उनका अमेरिकियों से ताल्लुकात थे तो क्लिंटन साहब उसको यहाँ से लेकर गए बाहर, अगर सऊदी अरब से ताल्लुकात थे तो उन्होंने जिद्दा में उनको पनाह दी, अगर उनके साथ टर्की के साथ ताल्लुकात हैं तो अपने बिजनेस कर रहे हैं, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं तो वो बिजनेस कर रहे हैं और मुल्की मफादात को नहीं, और अगर कतर से ताल्लुकात हैं तो वहां से खतूत ले रहे हैं। मुल्की मफाद इनका कहाँ नजर आ रहा है? नहीं तो सर वो जाती ताल्लुकात में हर्ज क्या है? अगर को हो भी जाते हैं इस तरह से, मुशर्रफ साहब तो कहते हैं उन्हें तो गिफ्ट मिल गया है, उन्होंने तो फिर बिजनेस किया। मियां साहब ने या उसकी फैमिली ने जाती मफादात को ज्यादा तरजीह दी, और इंडिया के मामलात आपके सामने हैं। मोदी साहब के साथ उनके जाती दोस्ती है वो, लेकिन मुल्की मफादात जहाँ आते हैं तो रोज एलओसी पे जो हमारे बंदे शहीद हो रहे हैं वहां पे मियां साहब की आवाज नहीं। तो ये बात तजाद है जिसकी वजह से मियां साहब बहुत ही कमजोर विकेट पे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ मॉरली तौर पे अब मियां नवाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो किसी जमाने में उसको मिलती थी। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं राणा साहब एक मिनट दीजिएगा, लेट्स जो है अदालतों को देखें कि वो क्या डिसाइड करते हैं। एक मिनट दीजिएगा, ये क्या वाकई वीक मॉरल विकेट है? मगर एक और चीज जो कि इमरान खान ने भी आज, मैं चाहता हूं उस पर जरा आपका कमेंट लूं, उन्होंने कहा ये तो शरीफ फैमिली का मामला है। ये वज़रा जो है वो जाते हैं सुबह अदालत के अंदर पेश होते हैं बाकायदा तौर पर, उसके बाद मीडिया टॉक भी करते हैं। डू यू थिंक इट इज राइट फॉर देम टू डू दैट? उनको जेब देता है? देखिए, इमरान खान को जेब देता है तो हमें भी जेब देता है। नहीं, इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर के आगे लेकर गए हुए ना। देखिए, इमरान अगर आप उनकी जिद, या तो आप उनकी जिद में, इमरान खान ने इतने पावरफुल वकील किए हुए हैं और फिर उन वकीलों के उनके अपने तबसरे की क्या जरूरत है? नहीं राणा साहब, पार्टी ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है ना। चले इमरान खान ये अदालत लेके गया, मतलब वो पार्टी ऑफ फैमिली का मैटर है तो एक स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं मुकर्रर कर दिया जाता शरीफ फैमिली के? मेरे ख्याल है भी सलमान शहबाज शरीफ फैमिली के मेरा ख्याल है मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन हमारे लोग महसूस करते हैं कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर से उनको प्यार है, वो डिफेंड करने चले जाते हैं। अच्छा, उनके पास लाइसेंस कोई नहीं है जाने का। ठीक, राइट। चले मैं चाहता हूँ इस पे बाकी लोग भी कमेंट करना चाह रहे हैं, बाकी लोगों की बात इस पर सुनते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पनामा लीक्स के हवाले से बात हो रही है, मगर साथ ही साथ तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, वो भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और ये जो दौरा है इसे कहा जा रहा है पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के लिए बड़ा अहम है। मगर इस दौरे के दौरान भी कहीं ना कहीं पर जो है वो सियासत बीच में आ गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ज्वाइंट सेशन हुआ आज जिससे तुर्क सदर ने खिताब किया उसका बाइकआउट किया। मैं मुराद सईद साहब इस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, कहा यह जा रहा है कि पीटीआई ने जो मेहमानदारी की रवायात थी उन्हें पामाल किया है, जाना चाहिए था, उस सेशन में होना चाहिए था वहां पर। देखिए रहमान साहब, एक तरफ हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो पूरी दुनिया में अखबारों की जीनत बन रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान को मतलब इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लग रहे हैं वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, और इसी विजिट से भी चंद और सवालों ने जन्म लिया। अच्छा, मसलन कि शहबाज शरीफ को ये अपने साथ लेके जाते हैं, क्या जो सिंध का वज़ीर आला है, चाहे जो आपके बलूचिस्तान का वज़ीर आला है, उनको क्यों नहीं लेके जा सकते? जिस तरह सूरो साहब ने अभी बात की थी कि वो अपनी ज़ाती ताल्लुकात को मुल्क के इंटरेस्ट पे फोकियत देते हैं, ये उसकी एक मिसाल है। मैं आपको इससे आगे भी जाते हैं, आपने सीपेक का इशू देखा, सीपेक पाकिस्तान के लिए बिल्कुल गेम चेंजर है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। उसको कंट्रोवर्शियल किसने बना दिया? उसको कंट्रोवर्शियल आप एग्री करेंगे उसी तरह से उन्होंने कहा कि जाती ताल्लुकात, जो सूरो साहब ये कह रहे थे कि जाती ताल्लुकात को फोकियत दी जा रही है। ताल्लुकात बिल्कुल रखे, लेकिन पाकिस्तानी मफादात को उस पे आप अपनी तो घर की लड़ाई को बाहर के लोगों के सामने एक्सपोज करने वाली बात थी ना, चले जाते क्या फर्क पड़ता? नहीं, घर की लड़ाई कौन सी हमारी मतलब नहीं, पाकिस्तानी कौम जो ये जो बात कर रहे हैं, ये जो आज ये तुर्क सदर ने भी जो बात की, गोलन का हवाला दिया, उनका हवाला दिया, हमने क्या किया? हाँ, यही पंजाब हुकूमत थी जो उनको डिग्रियां और इनामात और एजाजात और ये सारी चीजें दे रही थी, यही थी ना। वो तो दहशतगर्द करार दिया। वही बात है जिस तरह के हमारे जो पंजाब हुकूमत के अंदर जो तर्जुमान और वज़ीर कानून वगैरह बैठे हुए हैं वो भी दहशतगर्दों के साथी, उनके कलादम तंजीमों के साथी वो बैठे हुए हैं, वो वाली चीजें चल रही है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अपने जाती मफादात किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके खानदान के। शहबाज शरीफ को फोकियत देते हैं। दूसरे सूबों के
आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन आपने जो सवाल किया उसकी तरफ में आखिरी जो आपने सवाल किया कि अपने घर की लड़ाई, देखिए हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तानी कौम जो है, हम पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं कि आपका 20,000 अरब सी पॉलिसी स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है, पानामा लीक्स देके, दुबई लीक्स देके, ये पाकिस्तानी कौम जो गरीब से गरीब तर हो रहा है उनकी आवाज है। मैं इस विजिट पे वापस आता हूं राना साहब, इस विजिट से कोइंसाइड एक और चीज भी की, और ये कि वो पाक तो स्कूल्स वाला जो मामला था वो उनके स्टाफ को कह दिया गया कि आप जो है वो 3 दिन के अंदर मुल्क छोड़ दें। वो मेरे ख्याल में कोई 11,000 स्टूडेंट्स बनते हैं जिनका मामला है। आज उनके बच्चों ने और वालिदैन ने एहतजाज भी किया। क्या ये को बहुत ज्यादा जल्दी में ये उजलत में डिसीजन नहीं लिया गया? देखिए मेरा नहीं ख्याल, अभी इन्होंने 10 दफा का जाती ताल्लुकात, मुझे ये बता दें क्या जात के उनके रिलेशनशिप है? वो क्या तुर्की के वजीर आजम नहीं है, सदर नहीं है? क्या तुर्की के वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं? अगर वो पाकिस्तान के स्टेट विजिट के ऊपर आते हैं तो कौन सी जात है? एक्सप्लेन कर दिया करें ना, नवाज शरीफ साहब की कौन सी वहां फैक्ट्री चल रही है? मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को कहा कि जो मेट्रो के प्रोजेक्ट थे और बाकी चीजें थी उसमें करप्शन की बातें आई है, उसके ऊपर नैब को कहा कि आप एक्शन ले। वो फिर क्या हुआ? 2 हफ्ते क्या हुआ? ये नहीं है। नहीं, जो ठेके, जो कारोबार है, जो जिस तरह की शहजादा आ गया कतर का, बात उधर चली जाती है। वहां की प्राइवेट कंपनी आ गई। उधर ही चली अच्छा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर वहां की वाले मामले प्राइवेट पे वापस आ जाए राना साहब, ये बुरे वक्त में काम आते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न्स है। प्राइवेट कंपनी आपकी सारी ताल्लुकात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बुरे वक्त में काम आते हैं, जिस तरह की जद्दा चले गए, जिस तरह के कतर का खता आ गया, ये चीजें मेरा ख्याल है जाती ताल्लुकात को थोड़ा साइड पे रखें। क्या इस पे तो कोई अगर कोई साहब मैं भी ये कह रहा हूं थोड़ी देर तक साइड पे रखें। उनके इस्तेमाल अगर गलत होता है तो फिर आपका सवाल जरूर बनता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान पर भी अजब जारी है, इंडिया के साथ आपका जो मशरिक की सरहद है उसके ऊपर भी तशरीफ है। मैं तो यही कह रहा हूं कि थोड़ी सी इनका मौकफ जो हुआ है ना जी, कि ये ऐसे कह रहे हैं कि शायद तुर्की के सदर जो है नवाज शरीफ को बचाने के लिए आए हैं, तो चाइना के सदर भी नवाज शरीफ को बचाने आ रहे थे जब ये धरना दे रहे थे। हर चीज जाती, ये बीमार हो गए, ये बीमार हो गए। और मैं समझता हूं कि एक कौमी जिम्मेदारी को भी ये महसूस नहीं करते हैं। आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कौम को जिस तरह इन्होंने मायूस किया है, इसका रिजल्ट इनको अगले इलेक्शन में मिलेगा। अच्छा ठीक है, मगर ये स्कूल वाला मामला मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फैसला क्यों करना पड़ा कि तुर्क सदर की आमद के मौके पर आप जो है ये तकरीबन 108 असातिज़ा बनते हैं, 450 अगर उनके फैमिली मेंबर्स मिला लें तो उन्हें 3 दिन में पाकिस्तान से जाने का कह दिया गया। देखिए हमारे लिए ये इशू जो है एक फॉरेन नेशनल का इशू है। अगर जिस हुकूमत से वो वीजा लेके आता है पाकिस्तान में, जिसके पासपोर्ट पे वो आता है, अगर वो हुकूमत उसको डिसओन कर देती है, हम उसको ओन करने वाले कौन है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल लीगल मैटर है। डिसओन कर दिया, उन्होंने डिसओन किया, उन्होंने उनके जो भी वो अपने मुल्क के, उनको पता चल गया कि उनके मुल्क में कोई ट्रेटर, जितने हमारे अच्छे ताल्लुकात है, कल को अगर तुर्की के अंदर कोई और हुकूमत आ जाती है, लेट्स सपोज को फतह गोलन से हमदर्दी रखने वाला आ जाता है, तो फिर हम उन मुल्कों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने लोगों को निकाला था। तुर्की की हुकूमत जो मुआहदे कर रही है, आइंदा भी की हुकूमत उस टर्किश गवर्नमेंट के उनको ओन करेगी। आज तुर्की की हुकूमत अगर ये फैसला करती है कि मैंने अपने सिटीजन का पासपोर्ट मनसूख करना है, तो दुनिया के हर मुल्क को मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, राइट। सोमरो साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रहमान साहब इन्होंने 3 दफा चाइनीज प्रेसिडेंट का जी रहमान भाई, मैं यही बता रहा हूं, ये अच्छा हुआ कि बलूचिस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर धमाका हुआ, उन लोगों ने कुर्बानियां दी, एक जो सीपीए के इसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में पसमानदगी है, वो जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा साउथ रीजन है, क्या उनको हक नहीं देना चाहिए? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान नहीं किया था, वादा नहीं किया था? आप उन वादों को क्यों पूरा नहीं करते? कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, मैं यही कह रहा हूं। कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए। जी समरो साहब, पाकिस्तानी कौम $30 अरब पेट काट के लगा रही है खैबर पख्तूनख्वा में 2 डैम। समरो साहब, हमारे तो अभी तक 150 अरब है, वो आप नहीं दे रहे। को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। होना तो ये था आज के तुर्क सदर जो है, तुर्क ये इनको बजाय जो जिस तरह मोदी साहब को ये लाहौर रायविंड लेकर गए, क्या इनको बेहतर न होता कि कायदे आजम की मज़ार पे ले आते? क्या ये बेहतर न होता कि सिंध में जो इनको ले आते? ये सिर्फ इन्होंने एक भाई को और एक दूसरे रिश्तेदार को, क्या सारी कैबिनेट सारा पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया? तो ये जातियात है, इससे बड़ी और क्या बात होती है? अगर ये चाइना विजिट करने जाते हैं, तीसरे से पूछते नहीं है हर मामले में। अभी आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर सिंध को इन्होंने इनवाइट नहीं किया था, हालांकि चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जरदारी साहब के मरूने मिन्नत था, और हमारे बदतरीन मुखालफत करने वाले हसन निसार साहब ने इसको एडमिट किया था कि ये पूरा क्रेडिट जरदारी साहब को जा रहा है, जिसने इतनी मर्तबा चाइना में जाकर के विजिट की
और वो मामला तय किए। इनकी तो सोच नहीं है, इनकी तो विजन नहीं है। अच्छा। लेकिन इनके बस में ये भी था, कम से कम हमारे चीफ मिनिस्टर को साथ बैठा देते। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को भी गवादर में बुलाना गवारा नहीं किया। अच्छा। तो ये तो एक ऐसी सियासत कर रहे हैं जिनमें इनके जाती मफादात जो इनके ताबे हो गए, यही नुकसान हो रहा है मुल्क की सोच पीछे चली गई है और कौमी जो है वकार। ठीक है, मुझे एक मिनट, मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस पॉइंट है जो आपने मेंशन किया। मेरा समरो साहब एक मिनट, ये क्या सर, ये क्या वाकई कोई जो है वो फौकियत दी जा रही है पंजाब को एज कम्पेयर टू सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों पार्टियों का? अगर इनका ये गिला है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उनकी, सिंध में अगर इनका गिला है कि इनको इनवाइट नहीं किया गया, उस फंक्शन के होस्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट थी, वो पोर्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, उन्होंने जिसको इनवाइट किया वो आगे होंगे। सर बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है, बलूचिस्तान में तो आप लोगों की ये वफाक का प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है। सीपेक किसी प्राइवेट का प्रोजेक्ट है, एक मिनट, ये तो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है भाई, कैसे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? अच्छा अब एक मिनट, क्योंकि ये तुर्की वाले जो सदर का मामला है, ये मैसेज इस वजह से गया कि कल एयरपोर्ट पे भी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और अभी जो है वो उन्होंने और किसी शहर का विजिट नहीं किया, सिर्फ लाहौर का विजिट किया और लाहौर से जो है वो वापस जा रहे हैं। जितना टाइम उन्होंने दिया होगा और जिस गवर्नमेंट ने अपने आप को अवेलेबल ऑफर किया, अगर कराची वाले ऑफर करें और लॉ एंड ऑर्डर अलाउ करें, कराची में तो क्रिकेट टीम भी नहीं जाती खेलने के लिए, पंजाब में तो फिर आ जाती है। ये आपका वजीर आज़म पूरे पाकिस्तान का वजीर आज़म है कि सिर्फ हमला क्रिकेट टीम के ऊपर मगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ लाहौर में इतने ऐसे हालात हैं कि जहां पर श्रीलंकन और दूसरा ये चाइना की लाहौर में हुआ था। अगर उनके पास टाइम, अगर पूरी खानदान को सर एक मिनट साहब उनके पास एक हफ्ता होता तो वो शहरों में आ जाते। अगर वहां हमला न होता तो आज आपकी वजह से और आपकी कमजोर हुकूमत की वजह से। चले मेरे पास टाइम अब खत्म हो गया। कयूम सिद्दीकी साहब, डू यू वांट टू कमेंट ऑन समथिंग बिफोर वी रैप दिस डिबेट? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर सीपैक को देखें तो इसमें अगर किसी कोई एक पर्सनल एक अपीयरेंस जो है आप उसको देख रहे हैं या उसके डिविडेंड्स को देखेंगे। अब सिंध के अंदर सीपैक से जो आ रही है उसमें जहां पे कारखाने लग रहे हैं, कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब इसको मेरे ख्याल में मगर ये गिला तो इन दोनों पार्टियों का मेरे ख्याल है ये इस पे सोचना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन कि केपीके और सिंध वाले जो है वो इग्नोर हो रहे हैं। ऐसे सिंध में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसे सीपैक के हवाले से उन्होंने सिर्फ बात करा, बल्कि बाकी जो विजिट्स हो रहे हैं उनके हवाले से भी। राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सिद्दीकी साहब, कयूम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, मुराद सईद साहब, राना अफजल साहब और कयूम सुमरो साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान एमाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।